हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं समाजीकरण और दो चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये तीसरा चैप्टर है समाजीकरण और एक चैप्टर इधर है लिंग और शिक्षा। तो हम दोनों चैप्टर के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम समाजीकरण, और ये हमेशा हर बार सीटेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। समाजीकरण से और लिंग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। समाज में रहकर सीखना ही समाजीकरण होता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति मूल्यों यानी वैल्यू और मानदंडों को अपने अंदर आत्मसात करना सीखता है। मनुष्य जब से केवल एक जैविक प्राणी होता है जिसमें कोई सामाजिक लक्षण नहीं होते। उसके अंदर केवल कुछ बुनियादी प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद इत्यादि। ये सब क्या है? उनकी बुनियादी प्रवृत्तियां हैं। और लेकिन समाज का उपयोग एक जिम्मेदारी और नैतिक व्यक्तित्व में बदलाव है। और उसके बाद है इसके माध्यम से बच्चे समाज के सदस्यों और सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं से सीखता है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ देखिए सोशियलाइजेशन है। ये किस प्रकार से सभी लोग इन सामाजिक संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक परिवेश है, इधर से कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं समाजीकरण की क्या विशेषताएं हैं। ये देख सकते हैं आप। समाजीकरण एक निरंतर और गतिशील डायनेमिक प्रक्रिया है। समाजीकरण जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? बच्चे जब जन्म लेता है तो कहाँ लेता है? समाजीकरण के परिवेश में ही तो लेता है ना। और उसकी जो वो क्या करता है, ये व्यक्ति के अलग अलग भूमिका यानी रूल निभाने में सक्षम बनाता है। क्या? समाजीकरण। व्यक्ति वही भूमिकाएं निभाता है जो उसने समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखी है। अधिकांश मानव व्यवहार सीखा जाता है, वह जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा इधर से बनेगा फ्रेंड्स कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल क्या नहीं है। ठीक है, तो मूल्य और विश्वास हमेशा शामिल रहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक हाँ, एक सांस्कृतिक की रीतियों और मानदंडों में को सीखना, कौशलों का अर्जन करना। तो ये सभी ये होता है और ये होता है सिर्फ अनुवांशिक संरचना नहीं होती है। ठीक है, यानी जेनेटिक, ये हमारे आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं। ठीक है, तो ये आंतरिक होते हैं, तो ये नहीं है समाजीकरण के अंदर। बाकी ये तीनों है, और इसमें उत्तर भी दिया है ये दूसरे का, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर वयस्क तक जारी रहती है। वे प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है, जो अलग अलग आयु वर्ग ग्रुप में विभाजित रहती है। इन्हीं चरणों के आधार पर समाजीकरण की विभिन्न प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। कैसे कैसे, चलिए देखते हैं। देखो, टाइप ऑफ सोशियोलाइजेशन, तो ये प्राइमरी सोशियोलाइजेशन है और सेकेंड, यानी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो। प्राइमरी में हमारे कौन कौन आते हैं? माता पिता, भाई बहन और आसपास के पड़ोस भी आ जाते हैं। और सेकेंडरी में आते हैं स्कूल और कक्षा का वातावरण एंड अदर भी, जो कि हम जो समाज से ग्रहण करते हैं वो सभी सेकेंडरी सोर्स होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अखबार से कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई, ये सब सेकेंडरी सोशियोलॉजी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। प्राथमिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति उन मूलभूत मूल्यों, मानकों और व्यवहारों को सीखता है जो उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित होते हैं। मिडिल स्कूल में बच्चे के सामाजिकरण के लिए एक एजेंट के रूप में परिवार की भूमिका और प्रारंभिक बचपन के वर्षों में तुलना में कम होती है। और प्राथमिक समाजीकरण वह चरण है जो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आता है और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और जैसे बच्चे इन्फेंसी यानी बचपन, इन्फेंसी स्टेज पे आता है बचपन, चाइल्डहुड, सब ये किस में आते हैं? प्राथमिक सोशियोलॉजी में आते हैं। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें परिवार प्रमुख भूमिका, अब सही रहेगा, इसमें परिवार प्रमुख भूमिका निभाती है। बच्चे की भाषा, बुनियादी व्यवहार इसी चरण में, एक मिनट,
ठीक है, ये हो गया। ये समाजीकरण की नींव रखता है। प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी है, यानी फैमिली एंड होम। ठीक है, और सेकेंडरी सोशियोलॉजी में यानी द्वितीय समाजीकरण में क्या होता है, इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों को उन मानदंडों, नॉर्म, मूल्यों, वैल्यू और व्यवहारों को सीखने और अनुकूलित करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो परिवार के बाहर विभिन्न प्रकार के सामाजिक संदर्भों में अपेक्षित होते हैं। वह चरण जो तब शुरू होता है जब बच्चा इन्फेंसी टू चाइल्ड में आता है, यानी बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज से चाइल्डहुड की अवस्था में आता है और वे प्रवेश करता है, और यह प्रक्रिया परिपक्वता में यानी मेच्योरिटी तक चलती है। क्या ये जो होता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक समाजीकरण परिपक्वता तक चलती है, यानी मेच्योरिटी, जब बच्चा मेच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, ये बच्चों को क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की और बढ़ने में मदद करता है। द्वितीयक समाजीकरण में एजेंसी की क्या क्या है, इसमें के अंतर्गत जेंडर सोशियोलॉजी यानी लिंग समाजीकरण होता है। वह प्रक्रिया जिसमें समाज के विभिन्न एजेंट बच्चों को लिंग आधारित भूमिकाएं और व्यवहार सिखाते हैं, जिसे वे समाज में अपनी पहचान और भूमिका समझते हैं। लिंग समाजीकरण में माता पिता और अन्य बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही टीवी कार्यक्रम, खिलौने और रंग बिरंगे चित्र, पुस्तक भी विशेष रूप से रखती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चा कैसे कैसे, देखो ये आप ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये देखो छोटे बच्चे कार लिए हैं, ये सब किसके पार्ट है, द्वितीय सेकेंडरी के। ठीक है, जेंडर की भूमिका निभाते हैं, इसका मतलब है जैसे लड़का लड़के की, जैसे लड़कियां हैं तो बेबी डॉल वाली गुड़ियों से खेलती हैं, और लड़के हैं तो कार के खिलौने से खेलते हैं। तो ये जेंडर परिवर्तन इसी अवस्था में होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं समाजीकरण के एजेंट के बारे में। समाजीकरण एजेंट में ये ऐसी सामाजिक समूह, संस्थान या व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देख, ये एजेंट ऑफ सोशियोलॉजिएशन है, और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं इतने सारे, बहुत सारे इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि वर्ड हो गया, और ये साफ से दिख नहीं रहा, मेडियाली हो गया, ये सब पीयर्स ग्रुप, ये सभी सब अंतर्गत सोशियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और परिवार समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण एजेंट होती है। माँ सबसे पहले अपने बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरने में मदद करती है। परिवार में प्रेम, स्नेह, शिष्टाचार और आचार व्यवहार सिखाया जाता है। पीयर्स ग्रुप क्या होते हैं, पीयर्स ग्रुप जो आमतौर पर दोस्त समूह होते हैं जो समान आयु के होते हैं, वे आपस में एक आपसी समझ और सहयोग रखते हैं और एक दूसरे को समान मानते हैं। ठीक है, स्कूल क्या है, स्कूल से बच्चा क्या क्या सीखता है। स्कूल की समाजीकरण के पहले औपचारिक एजेंट के रूप में माना जाता है, जो बच्चे के विचारों, दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड और बिहेवियर को आकार देता है। टीचर के माध्यम से बच्चा क्या क्या सीखता है। टीचर समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक निभाते हैं। स्कूल में सिर्फ आधिकारिक पाठ्यक्रम ही नहीं सिखाता, बल्कि सांस्कृतिक कोड और बच्चों को भी सब कॉन्शियसली सिखाते हैं, यानी सब कुछ सिखाते हैं। उसके बाद हम आते हैं मास मिडल में बहुत सारे संचार एजेंट होते हैं, और इसमें रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मीडियम, पोर्टल, वेबसाइट यानी इत्यादि आदि। वर्षों से टेलीविज़न बच्चों के लिए अन्य संचार समस्याओं के माध्यम से सबसे प्रभावी। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर चालू होगा, कौन सा, लिंग और शिक्षा का। तो उसके पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कुछ सांस्कृतिक में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, हाँ ये तो बात सही है, जबकि अन्य संस्कृति में इसे, देखिए लिखा हुआ है, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म को उत्साह के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जो स्त्रियों में, बच्चियों में मासिक धर्म आता है तो कहीं कहीं के लोग वहाँ पर
खुशी के रूप में, ये पर्व के रूप में मनाते हैं क्या, मासिक धर्म को, ठीक है। जबकि अन्य संस्कृति में इसे गुप्त रखा जाता है, जैसे कि छुआछूत मत लोग डरते हैं, छुआछूत मानते हैं और इसको शांत रखते हैं कि ये गुपचुप होना, मतलब गुप्त होना चाहिए। कहीं कहीं तो स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको खाना बनाने से दूर रखा जाता है। ये सभी समस्याएं और सभी हर हर मतलब अलग अलग सामाजिक संस्कृति के अंदर अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके माता पिता सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं, सही विकल्प चुनिए। यानी कि ए आर है और ए बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है। ए जो भी बात बोल रहा है तो पूरा सत्य है, और बच्चों में उनके लिए बचपन इसका मिला के कुल मिला के हम बताएं ए आर दोनों सत्य हैं और ए आर की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ए आर की व्याख्या भी करता है। कहाँ ए सही लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही लेकिन ए आर की गलत व्याख्या करता है, तो ये सही है, पहला नंबर हमारा सही है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, अभिकथन, ये भी है अभिकथन कारक वाला है। किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, हाँ बिल्कुल ठीक पड़ता है। वे व उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं, हाँ ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो सही है। मीडिया किशोरों के लिए समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है, ये भी सत्य है। तो ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, इसका भी आंसर ए सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स लिंग और शिक्षा के बारे में कि ये क्या होता है, और हमेशा इस सीटेट में और क्वेश्चन पूछता है, और ये सीडीपी का सिलेबस है तो पूछेगा ही ना, ठीक है। पहले हम बात करते हैं लिंग यानी जेंडर के बारे में। लिंग क्या होता है, सेक्स, यह एक बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यानी जैविक अवधारणा है। जेंडर यह एक सोशल कॉन्सेप्ट सामाजिक अवधारणा है जो कि समाज द्वारा निर्मित की गई है, ठीक है। समाज में महिलाएं और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित रखी गई है। इसके हिसाब से व्यक्ति के वर्क यानी कार्य, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायरे यानी मंडरीज बांट दी जाती हैं। जैसे कि जेंडर के, जैसे कि जेंडर है तो लड़के इस तरह के, पुरुष हैं तो इस तरह के, और लड़के हैं तो ऐसे के खेल खेलेंगे, और लड़कियां बैग और सैंडल से प्रेम करती हैं, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है। जो प्रथा या सोच पहले से चली आ रही है उसको मान लेना लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाता है, ठीक है। उदाहरण, रसोई का काम महिलाएं करेंगी और पुरुष बाहर जाकर काम करेंगे, तो ये तो एकदम से पूरा क्या मतलब जो औरतें पुरुष होते हैं तो क्या वो खाना नहीं बना सकते हैं, महिलाएं भी तो घर बाहर का काम कर सकती हैं, तो ये पूरी तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप का। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछता है सीटेट में कि ऐसे घुमा के पूछेगा, और इसमें भेदभाव में सब ये स्टीरियोटाइप आते हैं, ये रूढ़िवादी सोच है जो वर्षों से चली आ रही है और बहुत से लोग इसे आज भी मानते हैं, हाँ मानते हैं, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव क्या है। जब व्यक्ति में जेंडर में बेसिक पर भेदभाव किया जाता है तो उसे लिंग भेदभाव कहते हैं। लिंग भेदभाव का अर्थ किसी व्यक्ति के लिए या लैंगिक पहचान के आधार पर उसके साथ अनुसूचित या असमान व्यवहार करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें किसी एक जेंडर के साथ अन्याय होता है, वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, हाँ ये तो सत्य बात है। यह भेदभाव अक्सर सामाजिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच से उत्पन्न होता है जिसमें महिलाओं और लड़कियों को सबसे अधिक नुकसान होता है, ठीक है। और ये बात तो सत्य है, 100% सत्य है, क्योंकि लड़कियों को बोला जाता है, औरतों को बोला जाता है आप 4 दीवारों के अंदर रहो, बिल्कुल भी आपको बाहर मतलब पढ़ाने की इजाज़त पहले बिल्कुल भी नहीं थी, अब तो ये सब पॉसिबल है। उदाहरण, ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षा के अवसर लड़कों की तुलना में कम मिलते हैं, हम वही बात बोल रहे हैं, जो लड़कियों की शिक्षा लड़कों की तुलना से कम मिलते थे। माता पिता अपने बेटों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा देते थे, पर लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। उनके गांव में जिस क्लास तक स्कूल है बस उन्हें उतना ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि गांव में 10-12 तक स्कूल होते हैं ज़्यादातर,
बस उतना ही पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं तो 5 तक होते हैं, बस उतना ही पढ़ा देते हैं कुछ लोग। तो ये सब क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग भेदभाव के कारण है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। और अब आते हैं जेंडर बेसनेस यानी लैंगिक पूर्वाग्रह। जेंडर बेसनेस में लड़का और लड़की में अंतर किया जाता है। ये पूर्वाग्रह महिलाओं और पुरुषों को उनकी लिंग की पहचान के आधार पर रूढ़िबद्ध भूमिकाएं प्रदान करता है, ठीक है। उदाहरण, अगर साइनिंग या डांसिंग कंपटीशन हो तो लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है, और यही अगर स्पोर्ट्स कंपटीशन हो तो लड़कों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये क्या है, ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है ना। और आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप, देखो, ये जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर यानी लिंग भेदभाव और या लैंगिक पूर्वक, ये तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं, और हमेशा सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। 100% सेवर है और हमेशा आता है, और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक शिक्षक को हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह लड़का लड़की में कोई अंतर ना करे, और ना ही कोई ऐसी बातें करें जिससे बच्चों के मन में भी अंतर आ जाए। तो ये बिल्कुल भेज सकते हैं कि ये नहीं करना चाहिए जेंडर बेस। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। तो अब आता है लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान का अर्थ है कि व्यक्ति खुद को पुरुष या महिला के रूप में कैसे पहचान लेता है। लगभग 3 साल की उम्र तक ज़्यादातर बच्चे ये जान जाते हैं कि वे लड़के हैं या फिर लड़की, ठीक है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनकी पसंद, खेल, व्यवहार उनके लिंग से प्रभावित होने लगते हैं। और लिंग भूमिका क्या है, जेंडर रोल क्या है, समाज द्वारा तय की गई अपेक्षा की लड़कियों और लड़कों को कैसे सोचना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, जैसे महसूस करना चाहिए। और ये भूमिका जन्मजात नहीं होती, बल्कि समाज द्वारा सिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर क्या है, लड़कों में अपेक्षा मजबूत, साहसी, आत्मनिर्भर होना, और लड़कियों में की अपेक्षाएं जो होती हैं कोमल, शांत, आज्ञाकारी और घरेलू। क्या लड़की हमेशा कोमल तो होती हैं, ठीक है, लेकिन शांत हर लड़कियां थोड़ी ना होती हैं, ठीक है। तो ये भी भाई मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से, तो क्या लड़कियां भी साहसी और आत्मनिर्भर हैं? आज के ज़माने में हैं, लेकिन नहीं हुआ करती थी। तो ये भी अभी भी बहुत चल रहा है। और जेंडर टाइपिंग यानी लिंग टाइपिंग क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सीखता है कि समाज में कौन से व्यवहार, कपड़े, रुचियाँ और भूमिकाएं लड़कों या लड़कियों के लिए उचित हैं, यानी एप्रोप्रिएट मानी जाती है। उदाहरण में, लड़का डॉल खेलने से मना करता है, लड़की फैंसी ड्रेस में पापा की भूमिका निभाती हैं, ठीक है। और यह सब उनके भीतर विकसित हुई सांस्कृतिक मान्यताओं यानी कल्चर बिलीफ्स और आंतरिक प्रेरणा से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सार्वजनिक। क्वेश्चन आ गया है इसका, एक क्वेश्चन है इसी से जुड़ा कि समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिका सीखते हैं। तो ऑप्शन है लैंगिक लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िबद्ध, लैंगिक पहचान या फिर लैंगिक प्रकार। तो ये फ्रेंड्स लैंगिक प्रकार है, ये वाला उत्तर सही रहेगा, ठीक। अभी जेंडर लैंगिक समानता में आते हैं। जब लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई असमान या भेदभाव न किया जाए तो उसे लैंगिक समानता कहते हैं। इसमें सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, बिना यह देखे कि वह लड़का है या लड़की, ठीक है। इसमें अधिकारों और अवसरों तक पहुंच लिंग के अप्रभावित रहती है। उदाहरण, घर के कामों और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती? केवल महिलाओं की। महिलाओं पर न होकर घर की सभी लिंगों के सदस्यों के बीच समान रूप से बांटी जाए। तो ये भी भाई सही है। लैंगिक समता क्या है? लैंगिक समता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसे समान अधिकार, अवसर, संसाधन और निर्णय लेने की समान पहुंच मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी क्या है? इक्विटी का मतलब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं है, बल्कि उनके विशिष्ट ज़रूरतों, परिस्थितियों को महत्वपूर्ण देना, ताकि वे जीवन के सभी
क्षेत्रों में पुरुष के बराबर आ सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर। हाँ, ये लैंगिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करती है। ठीक है, क्या लैंगिक समता। और उदाहरण में है गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को आरक्षण कम मिलता है क्योंकि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं के लिए जॉब में सिलेक्शन लेना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उन पर घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी भी दी जाती, इसलिए आरक्षण देकर ये असमानता कम करता है कि कोशिश की जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद हम बात करते हैं जेंडर। अच्छा, कोई बात नहीं, तो अभी हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, पहले हमने एक कर लिया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों या लाभों के आवंटन और सेवाओं के प्रवेश में भेदभाव की अनुस्थिति किसको संदर्भित करती है? ऑप्शन है लिंग समानता, लिंग भूमिका, लिंग समाज जागरूकता और लिंग समानता। तो ये फ्रेंड्स लिंग समानता को दर्शाता है, इसको फर्स्ट को। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, एक लिंग फेयर सोसाइटी बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका? एक शिक्षक एक लिंग निष्पक्ष समाज में निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों को कक्षा के अंदर बाहर दोनों जगह लैंगिक रूप से निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, जैसे समान व्यवहार करना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, ये नहीं कि एक उधर कुछ और इधर कुछ और, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बाकी सभी समान व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को अपनी भाषा के प्रयोग में लिंग भेदी पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए और निष्पक्ष भाषा को उपयोग करना चाहिए। लड़के और लड़की से समान अपेक्षाएं रखनी चाहिए। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना चाहिए। पाठ्यक्रम में लिंग संवेदना शामिल करनी चाहिए। ठीक है, और अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, ये दर्शाता क्या है? ये तो भाई तू सबसे साफ लिखा है ना, जेंडर वैसे यानी लिंग पक्षपात। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो इधर भी लिखा है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन है, तो कौन सा उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात की चुनौती, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग पढ़ाने की व्यवस्था, जेंडर भेदभाव। तो ये फ्रेंड्स 2 नंबर है, कक्षा बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज हमने बात किया है लिंग और शिक्षा के बारे में और सामाजिकरण के बारे में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको क्लास, जो हर सब्जेक्ट में